इंजीनियरिंग साइंस का एक भी बैचलर नहीं है जो इंग्लिश में है। आपको क्या लगता है कि अगर आप मास्टर्स के लिए आए होते इंस्टेड ऑफ अंडरग्रेड, आपके काफी मास्टर्स के फ्रेंड्स भी हैं, व्हाट अपॉर्चुनिटीज वुड हैव बीन डिफरेंट फॉर यू? पता 10,000 यूरोज लाओ, बैंक में रखो जर्मन के, एंड यू ऑल सेट। बट आपको लगता है कि जर्मन में इन्फ्लेशन के बाद इट्स more challenging and expensive to come here? So hello everyone, today we have Akshat here. He planned to study undergrad in Germany. और अगर आपको पता नहीं है, अंडरग्रेड की स्ट्रगल थोड़ी सी ज्यादा होती है। इंडियन स्टूडेंट्स काफी डरते हैं बिफोर थिंकिंग ऑफ स्टडिंग इन जर्मनी फॉर अंडर ग्रेजुएट, एंड अक्षत इज हियर टू एक्सप्लेन ऑल ऑफ व्हाट ही वेंट थ्रू। जर्मन सीखनी पड़ी नहीं पड़ी, एंड ही विल बी शेयरिंग हिज अंडर ग्रेजुएट एक्सपीरियंस एट टेक्निकल यूनिवर्सिटी म्यूनिक. So hi Akshat, can you please introduce yourself? Hey Arnur, so I'm Akshat Singhania. I'm from Gurgaon, and I first came to Germany in 2021, and since October of 2022, I've been studying computer science at the Technical University of Munich, and I'll be going in my third semester now. By the way, Technical University in Munich is the top university of Germany, right? Yes, yes, yes. It is the top university in Germany क्योंकि इस यूनिवर्सिटी से सबसे ज्यादा स्टार्टअप्स निकलते हैं पूरे जर्मनी में. एंड यहाँ का जो स्टूडेंट पूल है काफी कंपेरेटिव है. यूनिवर्सिटी इन इटसेल्फ काफी कंपेरेटिव है. एंड इट्स एन एक्सपीरियंस टू बी हियर. और पूरे वर्ल्ड में भी आई थिंक इट्स टॉप 50 और 60. पर ऐसा होता है कि यूएस में होता है कि यार सिटीज मैटर अ लॉट, जैसे कि अगर आप न्यूयॉर्क, बॉस्टन, शिकागो, एटलांटा, कैलिफोर्निया में सैन फ्रांसिस्को, ये मेन सिटीज में पढ़ते हो, योर एक्सपीरियंस इज बेटर इन टर्म्स ऑफ टेक एक्सपोजर. सिंस यू डूइंग कंप्यूटर साइंस, आपको लगता है कि म्यूनिक थोड़ा सा एक्सपोजर कम देती है एज कंपेयर टू फ्रैंकफर्ट एंड बर्लिन? यार डिफरेंसेस है. मैं ये नहीं बोलूंगा कम है या ज्यादा है बिकॉज म्यूनिक इज बेसिकली द हब ऑफ ओल्ड कंपनीज. सो BMW, Mercedes, Siemens, इन सबके ऑफिसेज, इन सबके हेडक्वार्टर्स यहीं पर है. सो ऑफ कोर्स यहाँ पर बहुत जॉब अपॉर्चुनिटीज है. प्लस एक कंपनी है कैप जेमिनी करके, उसके अब ऑफिस इंडिया में भी है. एंड वो दो TUM के स्टूडेंट्स ने ही साथ में बनाया था. एंड सो यहाँ पर भी सीन बढ़ रहा है. बट ऑफ कोर्स बर्लिन एंड फ्रैंकफर्ट is like more, young scene है वहां पर, ज्यादा promising startup scene है, I would say. Oh, and now let's talk about your journey. So why did you choose to come to Germany? कब आपने सोचा to study abroad? Okay, I'll be honest with you. 11th and 12th grade में I was studying for JEE. Even though उतना sincerely नहीं पढ़ रहा था because I got a little disenchanted by the idea of JEE. और उसका एक रीजन आपके वीडियोस भी थे, I would be honest. And हाँ यार, I was just honest with myself कि like okay, top 600 JEE एडवांस में तो रैंक नहीं आनी मेरी. एंड मुझे तो कंप्यूटर साइंस चाहिए था किसी भी हालत में, एक बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी में. तो मेरे लिए ऑप्शंस बचे थे जर्मनी, USA, UK एंड ऑस्ट्रेलिया. एंड मैंने जब सबके मैंने कॉस्ट एनालिसिस की सारे कंट्रीज की, एंड जब मैंने क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी देखा, जर्मनी मेरे लिए नो ब्रेनर था. क्योंकि यहाँ पर बस इतनी एक्स्ट्रा मेहनत करनी थी मेरे को कि बस जर्मन सीख के आनी थी. एंड मेरे को सेम लेवल ऑफ एजुकेशन मिल रहा है फॉर लाइक लिटरली 1/3 ऑफ द प्राइस. तो यार मतलब, पर इन्फ्लेशन के बाद ऐसा नहीं लगता कि अब बाकी स्टूडेंट्स के लिए डिफिकल्ट है? कि आपको लगता है इन्फ्लेशन हैजंट चेंज्ड मच? क्योंकि आपको लगता है कि पहले क्या होता था, 10,000 यूरोज लाओ, बैंक में रखो जर्मन के, एंड यू ऑल सेट. बट आपको लगता है कि जर्मन में इन्फ्लेशन के बाद इट्स मोर चैलेंजिंग एंड एक्सपेंसिव टू कम हियर? या वो यार हर साल बढ़ता रहता है, स्पेशली बिकॉज ऑफ द वीजा रिक्वायरमेंट्स. यू नीड, आई थिंक इट्स 11,208 euros a year. You have to have that blocked, and then once you come here you can start using that money. And inflation, इफेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं उसके म्यूनिक में भी. जैसे रेंट एक्सपेंसिव हो गया है, कॉस्ट ऑफ फूड थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो गया, कॉस्ट ऑफ ईटिंग एक्सपेंसिव हो गया. But for housing, I would tell you there's a big loophole, and that's for male students. Unfortunately, only for male students. There are a lot of fraternities, student fraternities in Germany, and there you can get a really good room. जैसे मेरा जो room, मेरा जो घर है, it was built in the 1900s, so एकदम old घर है, म्यूजियम जैसा लगता है. एंड एकदम जो मेन ट्रेन स्टेशन है उसके पास है, सिटी के हार्ट में. एंड मैं महीने के म्यूनिक में 275 euros दे रहा हूँ. एंड नॉर्मली मेरे जैसे रूम के लिए और मेरी लोकेशन में सेम प्राइस 800 euros है. इतना डिफरेंस है फ्रैटर्निटी में रहने. एंड तुम अगर नॉर्मली कोई नॉर्मल रूम में रहोगे तो उसमें. बट उसके लिए जर्मन आनी चाहिए उसको, वो है.
तो ढूंढने को मिल ही जाता है। एंड ऑफ नाउ कोर्स। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन विल बी कि आपने 10,000 यूरोज दिए, आसपास दिए, आप पूरा सेट होते हो, लाइक आपको घर से पैसे लेने की जरूरत नहीं है, यू आर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। पर ये तब होता है जब आपको पार्ट टाइम जॉब भी मिले उसके बाद। आपको लगता है इज देयर अ कंपटीशन, हाई कंपटीशन टू गेट पार्ट टाइम जॉब्स इन जर्मनी? क्योंकि कनाडा में अभी न्यूज आई है कि इट इज वेरी डिफिकल्ट, मेजॉरिटी स्टूडेंट्स चूज कनाडा, वहां पे बहुत डिफिकल्ट हो गया है। मेजॉरिटी स्टारबक्स, फास्ट फूड रेस्टोरेंट, वहां पे सिर्फ इंडियंस काम कर रहे हैं, और वो भी फिल हो चुकी हैं कि वहां पे भी जॉब्स लेना मुश्किल है। तो आप बताना कि कितना डिफिकल्ट है पार्ट टाइम जॉब्स लेना, द रियलिटी टू बी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट, कि घर वालों से एक बार बैंक में 10 लाख रुपए निकले जर्मन के बैंक में डालने के लिए, उसके बाद एक भी पैसा ना लेना पड़े। तो पॉसिबल है कि नहीं? ऑफ कोर्स पॉसिबल है यार, लेकिन टफ है आई वुड से, क्योंकि पहले साल के बाद यू हैव टू बी रियली प्रोएक्टिव। देयर आर jobs in Germany which are called mini jobs. You're paid a lot, and then but that you can only work 70 days in a year for that with your studies, and plus तुम एक internship भी कर सकते हो। internship को यहाँ पर working student कहते हैं। तो एज अ वर्किंग स्टूडेंट तुम हफ्ते में मैक्सिमम 20 आवर्स यहाँ पर काम कर सकते हो, एंड मिनिमम वेज भी 12 यूरोज है। बट अगर लेट्स से वो सब भी नहीं मिला, अगर तुमको बस यार वेटर का काम करना है या फिर एनीथिंग जस्ट टू सपोर्ट योरसेल्फ, वो भी बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है मिलना। बट एज अ सेड प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। यू गो टू द प्लेसेस, तुम जाओ ग्रोसरी स्टोर्स में, जाओ स्टारबक्स में, जाओ उनको बोलो कि यार तुम्हारे पास पोजीशंस फ्री है कि नहीं, तब तुमको पता चलेगा। या तो ढूंढने को मिल जाती है, बस आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। टॉप जॉब्स क्या है इंडियन स्टूडेंट्स के लिए जर्मनी में? as part-time jobs, of course यार, like फूड डिलीवरर हो गया, या फिर वैसे उबर ड्राइवर तो बहुत टफ है, बिकॉज यू हैव टू पे लाइक 2,000 3,000 euros टू जस्ट टू गेट अ ड्राइविंग लाइसेंस हियर। सो साइकिल पे नहीं कर सकते? साइकिल पे, साइकिल कितना कॉमन है। हाँ, वो एज अ डिलीवरी जॉब हो गया, बट उबर ड्राइवर आई वुड से, उबर ड्राइवर के लिए वो नहीं कर सकते या। कार लेना एंड बहुत मुश्किल है। एग्जैक्टली, एंड वही नॉर्मल या जैसे दूसरे कंट्रीज में होता है, मैकडोनल्ड्स वगैरह हो गया। एंड ऑफ कोर्स सबसे बेस्ट ऑप्शन है दैट यू वर्क एज अ स्टूडेंट, दिस वर्किंग स्टूडेंट जॉब, एंड देन तुम अपने सीवी, तुम्हारी सीवी बेटर हो रही है, तुम्हें वो मिल रहा है, कॉर्पोरेट एक्सपोजर मिल रहा है ऑफ कोर्स। अब बात करते हैं स्टेप्स टू कम टू जर्मनी एज एन अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स। तो दो तरीके होते हैं, एक स्टूडेंट को लिए होता है जिसमें आप 1 साल एक्सपीरियंस लेते हो ताकि आपको लैंग्वेज से आप जर्मन, क्योंकि आपने बताया कि जर्मन प्रोग्राम्स आर कितने कितने टाइम्स है एज कंपेयर टू इंग्लिश? Okay, so this is really interesting. If you're coming for bachelor's in Germany, आपके इंग्लिश प्रोग्राम्स ऑल मेजर्स मिला के कुछ 300 से 400 है, सारे सारे पब्लिक यूनिवर्सिटीज मिला के, एंड जर्मन प्रोग्राम्स आर मोर देन 11,000। सो ऑफ कोर्स, एग्जैक्टली, ऑफ कोर्स बहुत बड़ा डिफरेंस है यार। एंड मेरे यूनिवर्सिटी में इंग्लिश में बैचलर्स एक है, वो भी बस मैनेजमेंट का, टेक के कोई, एंड पूरे इंजीनियरिंग साइंस का एक भी बैचलर नहीं है जो इंग्लिश में है। बाकी मास्टर्स के लिए जो इंग्लिश में एमबीए हाँ, वगैरह। मास्टर्स के लिए कुछ यूनिवर्सिटी तुम चूज कर सकते हो, इंग्लिश में हो या जर्मन में, या फिर कुछ यूनिवर्सिटीज जो जर्मन में ऑफर नहीं करते मास्टर्स, बिकॉज दे वांट मोर फॉरेन स्टूडेंट्स टू कम इन द कंट्री। या ह्यूज डिफरेंस। या और इस कारण आपको लगता है कि स्टूडेंट कॉलेज मस्ट, राइट, कि अगर जब आप अप्लाई करते हो तो स्टूडेंट कॉलेज मस्ट, कि अगर एक स्टूडेंट आता है तो उसे 1 साल एक्सपीरियंस लेना चाहिए। व्हाट आर द स्टेप्स एक इंडियन स्टूडेंट ले सकता है टू कम टू जर्मनी? तो क्या क्या आप एप्लीकेशन कैसे स्टार्ट की स्टूडेंट? ओके, सबसे पहले यार तुम स्टार्ट करोगे जर्मन सीखना, ठीक है। फर्स्ट डे यू डिसाइड दैट यू वांट टू कम टू जर्मनी, यू स्टार्ट लर्निंग जर्मन, and then at the same point you see that you apply for this certificate which is called APS certificate. That's really important for your visa, like वो visa में एक prerequisite है, उसको आने में कभी कभी 3-4 महीने भी लग जाते हैं, तो like उसको बहुत जल्दी आपको अप्लाई करना है APS सर्टिफिकेट के लिए। ये दोनों चीजें करनी है स्टार्टिंग में, देन यू हैव टू लुक टू कंप्लीट योर B1 or B2 level, depending on the student colleagues, as soon as possible, so that once you have the certificate in hand, with that certificate you can start applying to the student colleagues, क्योंकि उनकी भी डिफरेंट डेडलाइंस होती है, कुछ की पहले होती है, कुछ की बाद होती है। एंड ये मेरे टाइम में नहीं था, लेकिन अब एक और है टेस्ट AS करके, वो भी स्टूडेंट कोलेक्स, कुछ स्टूडेंट कोलेक्स वो भी रिक्वायरमेंट है, तो वो सब आपको माइंड में रखना पड़ेगा। तो और काफी प्रोग्राम्स प्राइवेट होते हैं, काफी पब्लिक होते हैं, तो आई होप आप अप्लाई टाइम पे करो ताकि आपको मिल पाए। एंड पब्लिक एंड प्राइवेट का एक बहुत बड़ा डिफरेंस है कि पब्लिक में कोई ट्यूशन फीस नहीं होती। ये जो आप 11,000 यूरोस के आसपास जो साल के लेकर जा रहे हो, आपको पूरे साल का बहुत आराम से गुजारा हो जाएगा किसी भी सिटी में। बट जो प्राइवेट स्टूडेंट कोलेग्स होते हैं, उनकी अलग से ट्यूशन फीस भी होती है, सबसे पहली चीज। कितनी होती है?
3,000 से लेकर 10,000 पर सेमेस्टर तक हो सकती है, पर सेमेस्टर। यूएस वाले, यूएस से सस्ता है पर फिर भी बहुत ज्यादा है। एग्जैक्टली, एंड पब्लिक स्टूडेंट कोलेक्स की 190 यूरोस पर सेमेस्टर। तो ऑफ बहुत। कोर्स जमीन आसमान का फर्क है। एंड उसमें भी कुछ कुछ स्टूडेंट कोलेक्स ऐसे भी होता है, लाइक वो बेसिकली स्कैमी होते हैं थोड़े से। वो स्टूडेंट कोलेक्ट के एंड में एक एग्जाम होता है एफएसपी करके, जो आपके यूनिवर्सिटी के एप्लीकेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। उसके बिना आप यूनिवर्सिटी अप्लाई नहीं कर सकते। तो जितने भी पब्लिक स्टूडेंट कोलेक्स हैं उनके तो ऑफकोर्स स्टेट रिकग्नाइज एफएसपीज होते हैं, बट कुछ कुछ जो प्राइवेट होते हैं उनके स्टेट रिकग्नाइज एफएसपीज नहीं होते। तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जहां पर आप उसके साथ अप्लाई नहीं कर सकते, वो मतलब लागू ही नहीं है वो एफएसपी उनका। तो आपको बहुत ही केयरफुल रहना पड़ेगा अप्लाई करने से पहले, जब अगर आपको प्राइवेट में करना है तो। और एंड ये प्रोसेस बहुत डिफरेंट है। जो लोग यूएस एप्लीकेशन फॉलो करते हैं, एज अ कंपैरिजन बता दूं कि जर्मनी में आप पहले स्टूडेंट कॉलेज चूज करते हो, आपको बाद में 1 साल बाद जब आप जर्मनी में पहुंच चुके हो, तब आप डिसाइड करोगे कि मुझे टेक्निकल यूनिवर्सिटी म्यूनिख अप्लाई करना है, मुझे फ्रैंकफर्ट में अप्लाई करना है। तब जाके आप अपने एग्जाम दोगे उस यूनिवर्सिटी में, प्लस आपके बोर्ड एग्जाम्स 12th वाले ऐड होंगे 50-50, एंड तब होगा, राइट? एग्जैक्टली। सो आपका जो एफएसपी एग्जाम होता है उसका 50% वेटेज, एंड आपका क्लास 12 के बोर्ड का 50% वेटेज मिला के एक क्यूमुलेटिव स्कोर बनता है आपका। एंड उस स्कोर से आप यूनिवर्सिटीज अप्लाई करते हो। ऑफ कोर्स ये बाहर से थोड़ा सा रिस्की साउंड करेगा कि यार, कुछ लोग सोचेंगे यार क्या होगा अगर मेरा यूनिवर्सिटी में नहीं हुआ, या फिर ऐसा बिल्कुल भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि यूनिवर्सिटी आपको 100% मिलेगी। अगर आपका स्कोर अच्छा है तो आपको 100% श्योर है कि कोई यूनिवर्सिटी, टीयू म्यूनिख या टीयू बर्लिन टाइप की यूनिवर्सिटी आपको बहुत आराम से मिल जाएगी। नहीं तो दूसरे यूनिवर्सिटी, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है जर्मनी में जो बहुत अच्छे हैं, एंड इन सच कोई डिफरेंस नहीं है। जो आपको पढ़ा रहे हैं उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, बस यूनिवर्सिटी के नाम का डिफरेंस है। तो ऐसा नहीं है कि यार कि अगर आप 1 साल बाद जा रहे हो आपको कोई यूनिवर्सिटी अलॉट ही नहीं होगी, आपको मिल जाएगी। बढ़िया है। 100% मिलेगी, 100% मिलेगी, ऐसा हो ही नहीं सकता कि नहीं मिले। ऑसम। एंड अब बात कर लेते हैं कि वी आर इन टेक, तो टेक में जो सैलरीज का बहुत कंपैरिजन होता है कि यार यूएस में अगर $100,000 कोई कमा लेता है, चलो $70,000 $65,000 हाथ में आ जाता है। पर जर्मनी में जो बिग पर्क है वो वर्क लाइफ बैलेंस का है, तो इतने पैसे नहीं कमा सकते। सो आपका क्या ओपिनियन है? यू थिंक द मनी पीपल मेक इन जर्मनी इज टोटली वर्थ इट? जितना एक्सपेंसिव होता है इंडिया में 2 बार जाना साल में, पूरा अफोर्ड कर पाएगा इंसान फुल टाइम That's the सैलरी? thing. And you said it yourself. Work life balance. जो जर्मनी एंड यूरोप का, I would say in general culture बहुत डिफरेंट है यूएस एंड इवन इंडिया से। यूएस और इंडिया में हसल कल्चर बहुत ज्यादा है। आपको दिन के 10-10 घंटे स्क्वीज कराएंगे। यहाँ पर बिल्कुल नहीं है। आपके आपके जो बॉसेस है वो भी चाहते हैं कि आप चिल करें, वो खुद भी चाहते हैं कि वो भी चिल करें। तो उनका बस ये है कि यहाँ पर मीडियम सैलरी एज अ टेक ग्रेजुएट, एज एन अंडर ग्रेजुएट कंप्यूटर साइंस में म्यूनिक में $70,000, 70,000 यूरोज अ ईयर है। सो आफ्टर टैक्सेस वो 40 से 45,000 यूरोज होगा। ऑफ कोर्स अब यूएस या फिर यूएस से कंपेयर नहीं कर सकते उस चीज को, बट दैट्स अ थिंग। 40-45,000 यूरोज में आप कुछ भी कर सकते हो। आप सबसे पहले यूरोप में रह रहे हो, आपको वीकेंड को मन हुआ आप स्पेन जा सकते हो, इटली जा सकते हो दोस्तों के साथ। रायन एयर कितने में? हाँ, तो मुझे याद है मैं कहाँ से, मैं जर्मनी से इटली गया था, मिलान गया था 10 यूरो में, वन वे, 10 यूरो। पॉसिबल? यूएस में मैं यहाँ पर लंच खाता हूँ कभी कभी, वो 10 यूरो ज्यादा एक्सपेंसिव होता है। मतलब मुझे मेक्सिको जाना हो, कनाडा जाना हो, अगर इक्विवेलेंट कंपेयर करें डिस्टेंस और नई कंट्री, कम से कम $200 तो लगेंगे। इससे सस्ती फ्लाइट तो मैंने नहीं देखी। एग्जैक्टली, बट यहाँ पर रायन एयर है ऐसा। ऑफ कोर्स कोई आपको कोई बिल्कुल भी उतनी अच्छी एयरलाइन है नहीं, वो उस एयरलाइन में आपको पानी पीना होगा, उसके भी एक्स्ट्रा चार्जेस होंगे। बट यार 2-3 घंटे की फ्लाइट है, क्या ही फर्क पड़ता है? तुम दोस्तों के साथ बैकपैक्स लेकर जा रहे हो। एंड वो यूरोप के यही पर्क्स है, आई वुड से। यू डोंट कम हियर टू अर्न क्रेजी अमाउंट्स ऑफ मनी, यू कम हियर टू लिव योर लाइफ हैप्पीली। एंड आफ्टरवर्ड्स देयर आर मेनी स्टूडेंट्स जो तुम की डिग्री के बाद they go to UAE or the US for a couple of years or maybe 5 years. They earn money and then they come back, and that works for many people. Wonderful, yaar. So now let's get into the details of university life of Germany. What were the challenges you faced there? यार, तो यहाँ पर एक saying है कि getting into the university is really easy, but staying in the university is really hard. Passing degree की तो बाद में बात होती है, because of course, especially international students के लिए आपका डिग्री प्रोग्राम जर्मन में होगा। समटाइम्स और दी अदर जर्मन कितनी भी अच्छी हो, कुछ कुछ चीजें होंगी जो गूगल ट्रांसलेट से देखना पड़ेगा। मेरे साथ हुआ है। मैं जैसे लेक्चर, मुझे याद है एक दो टर्म्स होते हैं जो मैंने देखा था एग्जैक्टली क्या मतलब होता है इसका। यूनिवर्सिटी में रहना टफ मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कोर्सेज काफी काफी ज्यादा टफ है। यहाँ पे क्लास साइजेस बहुत बड़े हैं,
एंड प्रोफेसर के साथ बिल्कुल भी पर्सनल कांटेक्ट नहीं होता तुम्हारा। एंड मोस्टली तुम जो भी पढ़ोगे, जो भी कोर्सेज पास करेंगे, सब सेल्फ स्टडी के थ्रू होगा। क्योंकि क्लास, एज अ सेड, कभी कभी 3 3 ऑडिटोरियम्स भर के बच्चे होते हैं, एक में प्रोफेसर पढ़ा रहा होता है, बाकी दोनों में उसकी लाइव स्ट्रीमिंग चल रही होती है प्रोफेसर की, जस्ट बिकॉज वो इतने सारे बच्चे अकोमोडेट नहीं कर सकते सबसे बड़े ऑडिटोरियम में। दैट इज इनसेन। मैंने ये देखा है कि कई हार्वर्ड बिजनेस क्लासेस में भी ऐसा होता है कि लाइक बिकॉज इफ दे हैव द वन बेस्ट टीचर, तो मैंने देखा है कि वो प्रोजेक्ट करते हैं दूसरे क्लासरूम में। इफ लाइक फॉर एग्जांपल अगर एमआईटी में आपको हार्वर्ड की क्लासेस लेनी है तो ऐसी चीजें होती हैं, बट इन द सेम यूनिवर्सिटी ऐसा होना मैंने कभी सुना नहीं है। तो क्या टीचर स्विच करते हैं? लाइक इफ देयर आर लाइक सो मेनी स्टूडेंट्स की एक टीचर एक क्लास में जाएगा और दूसरी साइड में प्रोजेक्शन होगी प्रोजेक्टर से, ऐसा होता है? हाँ, तो बेसिकली जो कुछ कोर्सेज होते हैं जो जो बहुत ज्यादा पॉपुलर है, जिनमें 1,500 से 2,000 बच्चे भी होते हैं। तो उसमें पिछले पिछले सेमेस्टर मेरा एक कोर्स था, इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। उसमें 1,800 लोग थे। एंड या तो जो सबसे बड़ा रूम होता है वहां पर प्रोफेसर रहता है, वहां पर सब सब कुछ लाइव है ऑफ कोर्स। बट देन 2 और ऑडिटोरियम्स होते हैं जहां पर भी बहुत सारे बच्चे होते हैं, एंड वहां पर लाइव स्ट्रीमिंग चल रही होती है, वो दूसरे एक पहले ऑडिटोरियम से। एंड या कोर्सेज टफ है, एंड काफी टाइम स्पेंड करना पड़ेगा यहाँ पर आपको सेल्फ स्टडी में। And आपको लगता है what's the attitude of students studying there? They are like, you know, they are friendly and they want to collaborate with projects, और वो कहते हैं कि यार मैं काम करूंगा ही नहीं, तुम संभालो। मतलब पूरी क्लास का एटीट्यूड पता चल जाता है ना when they come in class discussions। हाफ क्लास आपकी पार्टिसिपेट कर रही है कि नहीं है, कि हाफ क्लास सो रही है, फोन यूज कर रही है? ऑफ कोर्स यार, दोनों टाइप के बच्चे देखे हैं मैंने। कुछ है जो मोटिवेटेड भी होते हैं, कुछ होते हैं जो चेस खेल रहे होते हैं। कुछ कुछ कोर्सेज में जो जहाँ पर मेरे को भी कुछ नहीं समझ आया, मैंने भी लास्ट के आधे घंटे यार मैं भी चेस खेलने लग गया, या फिर मैं बातें करने लग गया, क्योंकि पता है कुछ कुछ चीजों में पता होता है कि मैं घर पे जाके ही पढ़ने वाला हूँ इसको, अभी वैसे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। इवन दो अगर वो इंग्लिश में भी पढ़ा रहे होते मेरे को, वो कोर्स इतना टफ है कि मुझे घर जाके ही उसको वापस पढ़ना पड़ेगा। एंड ऑफ कोर्स काफी स्टूडेंट्स नॉर्मली तुम अगर पढ़ रहे हो, तुम काफी मोटिवेटेड हो, क्योंकि यहाँ पर अगर तुम्हारे 2 सेमेस्टर के बाद 30 क्रेडिट्स नहीं होते हैं, तुम वो एक्स मैट्रिकुलेटेड हो जाते हो ऑटोमेटिकली। ये बहुत ही बड़ा पॉइंट है बाय द वे, ये मुझे बताना था। यहाँ पर अगर तुम एक बार किसी जर्मन यूनिवर्सिटी से किसी भी रीजन की वजह से एक्स मैट्रिकुलेटेड हो गए, या तो प्लेजरिज्म की वजह से हुआ, या फिर यहाँ पर क्रेडिट हर्टल्स होते हैं, तो 2 सेमेस्टर के बाद तुमको एटलीस्ट नहीं, 3 सेमेस्टर के बाद एटलीस्ट 30 क्रेडिट्स ही होते हैं। 4 सेमेस्टर के बाद 60 एंड टिल 180। एंड अगर तुम्हारा वो क्रेडिट हर्डल्स पूरे नहीं हुए, तो तुम ऑटोमेटिकली एक्समैट्रिकुलेटेड हो जाते हो, एंड तुम अपना कोर्स या उससे रिलेटेड कोई कोर्स उस यूनिवर्सिटी में या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी इन जर्मनी में नहीं पढ़ सकते वापस। तो फॉर एग्जाम्पल मैं कंप्यूटर साइंस पढ़ रहा हूँ, मेरा भी प्लेजरिज्म आ गया अगर किसी सब्जेक्ट में, एंड मुझे एक्समैट्रिकुलेट कर लिया, मैं पूरे जर्मनी में कंप्यूटर साइंस या फिर उससे रिलेटेड कुछ नहीं पढ़ सकता। सेम यूएस में भी ऐसा होता है, अगर एक बार प्लेजरिज्म हो गया तो आपको या तो फायर कर देते हैं या फिर ऐसी चीजें करते हैं, लाइक आपके जीरो आएंगे पूरी क्लास में। दैट्स लाइक द नॉर्म। इंडिया में ऐसा नहीं होता, बच जाते हैं लोग प्लेजरिज्म। एग्जैक्टली। और हाँ, रो धो के बच जाते हैं। यहाँ पर किसी को इतना फर्क नहीं पड़ता उनको। नाउ द बिग क्वेश्चन विल बी, काफी स्टूडेंट्स ना अभी भी मास्टर्स के लिए प्रेफर करते हैं टू कम टू जर्मनी। आपको क्या लगता है कि अगर आप मास्टर्स के लिए आए होते इंस्टेड ऑफ अंडरग्रेड, आपके काफी मास्टर्स के फ्रेंड्स भी हैं, व्हाट अपॉर्चुनिटीज वुड हैव बीन डिफरेंट फॉर यू? यार मोर देन एनीथिंग, यहाँ पर मोस्टली जो मास्टर्स प्रोग्राम्स हैं वो इंग्लिश में होते हैं, टू अट्रैक्ट मोर फॉरेन स्टूडेंट्स बेसिकली। एंड मैं जिन मास्टर स्टूडेंट्स को जानता हूँ, वो भी इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, या तो मैनेजमेंट का पढ़ रहे हैं, कुछ कुछ कंप्यूटर साइंस वगैरह भी पढ़ रहे हैं। एंड तब आपके पास ऑप्शन भी होती है कि आपको जर्मन में पढ़ना है या इंग्लिश में पढ़ना है। एंड जॉब मार्केट भी एकदम सही है, इफ यू आर गुड एट व्हाट यू डू, आपको जॉब मिलने में कोई दिक्कत नहीं होगी ऑफ कोर्स। बट मोर देन एनीथिंग, बैचलर्स से एडवांटेज ये होता है कि तुम इतने यंग एज से तुम जर्मन में अब काफी वेल वर्स्ड हो जाते हो, एंड टिल दैट पॉइंट जब तक तुम्हारी डिग्री खत्म होती है, यू आर रियली गुड। एंड तुम जब ऑफिस में, तुम मीटिंग्स में या फिर स्क्रम मीटिंग में तुम पार्ट लोगे, ऐसा नहीं होगा कि ठीक है सब जर्मन में बात कर रहे हैं एंड तुम फिर इंग्लिश में आंसर दे रहे हो क्योंकि तुम कॉन्फिडेंट नहीं हो, वैसी चीजें नहीं होगी। इसी बात पे यार, आपने कहा कि यू कैन नॉट लिव एनीवेयर एल्स। आई हैव हर्ड लॉट की जर्मन सिटीज आर वेरी डिप्रेसिंग। वहां पे विंटर्स पूरा ग्लूमी होता है।
like you don't have opportunities to see the sun unless you go to like Spain, like distance wise. Is that true? मतलब आपको लगा कि like sun जो आप दिल्ली में इतना सन देखते थे कि सर्दियों की धूप में बैठना बाहर कितना अच्छा लगता है, वो अपॉर्चुनिटीज जर्मनी में बहुत कम है, मैंने सुना है. What do you think about it? Of course, weather 2 months of the year weather completely grey रहेगा, या तो बारिश होगी या तो स्नोफॉल होगा, and of course that's the thing. तुम या तो if when life gives you lemons you make lemonade out of it. तुम कंप्लेन नहीं करो उस चीज के बारे में, तुम अंदर रहो, तुम जर्मनी में हो तो अपने दोस्तों के साथ 2-3 बियर पियो, that's it. तुम मजे लो उस सिचुएशन का. हाँ, तो वो मतलब क्योंकि काफी लोग वेदर का बहुत कंप्लेन करते हैं कि इंडिया में दिल्ली से बंदा जो निकलता है उसे दिल्ली के जो वेदर की आदत पड़ जाती है, बहुत डिफिकल्ट होता है, like because you're from like Delhi, Gurgaon area, so like it's like very depressing to see like no sun for few months. पर यूएस में ऐसा कम होता है because like क्योंकि अगर आप कैलिफोर्निया में रहते हो, इवन न्यूयॉर्क में भी बहुत इतना ज्यादा ग्लूमी नहीं होता, I'll be honest, एक्सेप्ट सियाटल, वॉशिंगटन, इतना इतना भी ऐसा केस नहीं होता कि 3 महीने तक आपको सन दिखे ही ना. बहुत कम सिटीज में होता है ऐसा. तो लाइक व्हाट डू यू डू? यू जस्ट स्टे होम, दैट्स ऑल? You can stay home, you can even during the days you can go out, you can go to gardens, there's snow everywhere, so there are sometimes you can, and actually you can go skiing, you can just go to parks where there's a lot of snow and you can just fool around with your friends, when if you have the time. So उस weather का भी अलग ही मजा है, I would say. And यहाँ पर तुम अच्छे से कॉफी पियो, टी पियो गरम, कोई दिक्कत ही नहीं है. आपको क्या लगा कि हाउ डिफिकल्ट वाज इट फॉर यू टू मेक फ्रेंड्स, कनेक्ट विद पीपल? जब आप पहले लैंड किए थे, आपको हमेशा स्ट्रेंजर की तरह लगता था कि आपको हमेशा सिर्फ इंटरनेशनल स्टूडेंट से ही दोस्ती बनानी पड़ती थी? हाउ यू गेट इनटू द कम्युनिटी? हाउ डिड यू ब्रेक दैट आइस, मेक जर्मन फ्रेंड्स एंड टू इवॉल्व इन दिस कम्युनिटी? Okay, so first year, though, of course, you go into a student college where only international students are there. So at that point of time, I remember I only used to speak in English, and I had a really international group of friends, but there were really less Germans over there. Of course, pretty understandable as well because of course मेरा उतना contact भी नहीं था उनके साथ. But मैं जब university आया, there were many German people here, and to get a house as well, I came to this flat, and I met also many German people here as well. So uni में I just you sit in lectures and main thing है कि यार nervous नहीं होना, and बस like तुम confident रहो, तुम uni में लोगों से बात करो, तुम्हारे अपने आप दोस्त बनेंगे, बिल्कुल भी tough नहीं है. like ये जो पूरा perception है कि German लोग rude होते हैं, distant होते हैं, मैं बिल्कुल भी ये नहीं मानता. मेरे कुछ बहुत अच्छे दोस्त जर्मन्स हैं एंड वो बिल्कुल भी ऐसे नहीं है. मैं जब उनको ये अपने परसेप्शन के बारे में बताता हूँ जो इंडिया से था, वो हंसते हैं मेरे ऊपर. सो बिल्कुल भी, हाँ, तो ये बिल्कुल भी परसेप्शन ट्रू नहीं है. एंड जैसे आपने बताया, मुझे आपको पता है अक्षत ने मुझे स्टोरी बताई व्हेन ही लैंडेड, हिज Airbnb host was so helpful. उन्हें पता था, उन्होंने देख लिया अक्षत का कि ट्रेन स्केड्यूल कैंसिल हो गया है, वो सड़क पर ढूंढ रहे थे अक्षत को, और अक्षत के पास आपने बताना स्टोरी, आपके पास तब डेटा भी नहीं था, राइट? या सो द थिंग इज, एज आई सेड, मैंने बहुत ही छोटी सी सिटी से स्टूडेंट को लेके आया था जहां पर 30,000 लोग रहते होंगे उस पूरे सिटी में. एंड मेरा जो एयरबीएनबी था वो इस सिटी से भी हटके एक छोटा सा गांव था जहां पर मेरा एक रूम का एयरबीएनबी था. तो मेरे को बस उस टाउन का नाम पता था एंड मुझे एड्रेस लिखा हुआ था एयरबीएनबी में कि कहाँ पर है, बट मैं इंटरनेट के बिना कहाँ पहुंचूंगा यार. और मेरा फर्स्ट टाइम इन यूरोप था, तो मैं थोड़ा सा ओवरवेल्म भी था, एंड मेरे पास 3 लगेज थे, एक वो था हाइकिंग बैग था. तो मैं उस ट्रेन स्टेशन तो पहुंच गया. अब एक बहुत फनी चीज है जर्मनी के बारे में एंड वीकेंड्स के बारे में. यहाँ पर बहुत सारी चीजें, स्पेशली छोटे छोटे सिटीज में 6-7 बजे के बाद बंद हो जाता है. इवन ग्रोसरी स्टोर्स एंड इवन फार्मेसीज 6-7 बजे के बाद बंद एकदम. एंड मैं खड़ा हुआ हूँ उस ट्रेन स्टेशन पे एंड बाहर मैं बस के लिए वेट कर रहा हूँ. मुझे लग रहा है कोई बस क्यों नहीं आ रही. फिर मुझे पता था यार बस ऐसे थोड़ी आएगी, मेरे को पहले बस स्टेशन जाना पड़ेगा. तो मैं वहां पर गया, एच लिखा हुआ था वहां पर, मैं गया, खड़ा हुआ, वो एक बस आई, मैंने उसको बताया एड्रेस बताया मेरे को जाना कहाँ पर है पहले. तो उससे बोला ये बस जाती नहीं है वहां पर. बट उसने देखा कि यार मैं अकेला हूँ, मेरे पास इतने सारा लगेज है, तो उसने सारे लोगों को ड्रॉप किया सबसे पहले एंड मुझे उस टाउन में ले गया जिस टाउन में था मेरा एयरबीएनबी. अब उस टाउन में मेरे को ढूंढना है वो कहाँ पर है. बस तो मेरे को इसी एक ही जगह तक ले जा सकती है. उस टाउन में फिर मैं अपने बैग के साथ घूम रहा हूँ
एंड मैंने तो ऑलरेडी यार एक पार्क था उस टाउन में, मैंने तो ऑलरेडी एक बेंच भी चूज कर लिया था कि अगर अगर आज आज कुछ नहीं मतलब मेरे को, मैं यहाँ पर सो जाऊंगा, सुबह किसी से पूछ लूंगा, क्योंकि लाइक 7-8 बज रहे होंगे एंड लाइक अंधेरा हो रहा था धीरे धीरे एंड कोई था नहीं बाहर। ऑफ कोर्स थोड़ा सा टफ साउंड करता है, बट लाइक ठीक है, चलता है। एंड देन आई सॉ अ कार एंड उस लाइक एक बहुत ही ओल्ड लेडी थी, बहुत ही स्वीट थी। और उन्होंने वो बोला था कि लाइक आर यू अक्षर, लाइक उन्होंने मेरे को पूछा था जब, लाइक तुम अक्षर, तो तुम लाइक तुम एयरबीएनबी के लिए ढूंढ रहे हो? मैं बोला हाँ हाँ हाँ। तो उसको बोला हाँ मेरा ये आओ, लाइक सामान दो। वो अपने बेटे को भी साथ में लेकर आई थी और मेरे सामान के साथ हेल्प की। एंड 2 दिन बाद उन्होंने फिर मेरे को डिनर पे भी इनवाइट किया था अपने घर पे। इट वाज अ रियली नाइस एक्सपीरियंस विद देम। उस बात को 2 साल हो गए, मैं अभी तक उनके साथ कांटेक्ट में हूँ। Oh, these experiences are completely unheard of. ऐसा ऐसी स्टोरीज यूएस में बहुत होती हैं, इंडिया में बहुत होती है। इतने लोग हेल्पफुल होते हैं, आपको सड़क पे मिल जाते हैं, आपको घर छोड़ के जाते हैं। पर जर्मनी में ऐसा सुनना मेरे लिए भी शॉकिंग था, क्योंकि इतने हेल्पफुल लोग मैंने नहीं सुने कि यार एक इमिग्रेंट के लिए हो। सो दैट शोज द अदर साइड ऑफ जर्मनी, जो इंडियंस को पता नहीं है, कि अगर वो यहाँ पे भी पढ़ना चाहते हैं, लाइक ऑब्वियसली देयर कुड बी बैड एक्सपीरियंसेस, पर ऐसा पर्सपेक्टिव नहीं रखना चाहिए कि यार कि जर्मन जरूर ही होते हैं। एक जर्मन से दोस्ती बनाने से पहले 10 बार सोचना पड़ेगा। दैट इज कंप्लीटली रॉन्ग। बिल्कुल। Wonderful. Yeah. So thank you so much, Akshay. It was very insightful talk about studying in Germany. I hope this helps out future students to think about studying in Germany as well, क्योंकि अभी कंपटीशन काफी बढ़ चुका है। जो स्टूडेंट्स कनाडा जा रहे हैं वो डेफिनेटली जर्मनी कंसिडर कर सकते हैं। And thank you, Arnold, so much for having me. And once again, keep doing what you do, क्योंकि of course you motivated me, and you know, as I said, कुछ stepping stones होते हैं in your journey जब तुम इंडिया में भी होते हैं, and I would just say keep up the good work. Thank you so much, यार।